इस घोड़े को मत पकड़िए साहब, मैं उसे संभाल लूंगा साहब। 13 साल की लड़के की आवाज खाली अस्तबल में इस तरह गूंजी कि वहां खड़े सभी लोग एक पल के लिए ठिठक गए। घोड़े ने जमीन पर जोर से अपना खुर पटका। लोहे की नाल और कंक्रीट के फर्श की रगड़ से चिंगारी निकली। उसकी नाक से गरम गरम सांसें निकल रही थीं। आंखों में जंगलीपन और क्रूरता थी, मानो सामने जो भी आएगा उसे अपने पैरों से कुचल देगा। और सामने खड़े करोड़पति लोगों ने ठहाके मारकर हंस पड़े। अरे ओ छोकरे, इस घोड़े को सालों से बड़े बड़े उस्ताद काबू नहीं कर पाए और तू करेगा? लड़का बोला। साहब मुझे बस एक मौका दीजिए। लड़के की आवाज में नरमी थी, लेकिन कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ठीक है, अगर तू इसे वश में कर सका तो मैं तुझे 5 करोड़ दूंगा। ये सुनते ही अस्तबल में मौजूद सभी ट्रेनर और गार्ड सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी तो कुछ के चेहरे पर संदेह। और उसके कुछ ही देर बाद ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। जानने के लिए अंत तक देखें इस वीडियो को। घोड़ा सचमुच बहुत सुंदर था, घोर काला, चमकदार और शक्तिशाली, मानो घोर अमावस्या की रात ने खुद घोड़े का शरीर धारण कर लिया हो और जमीन पर उतर आया हो। लंबा गर्दन, चौड़ा सीना और मांसल शरीर, और उसका नाम था बादल। जब वो दौड़ता तो लगता कि धरती कांप रही है, जब वो रुकता तो हवाएं भी थम जाती। इस घोड़े की लाखों में नहीं, कीमत करोड़ों में थी। उसके मालिक थे अभय शुक्ला, अपने देश के सबसे अमीर रेसिंग घोड़ों के मालिकों में से एक था। मीडिया और लोगों में वो हॉर्स किंग के नाम से मशहूर था। उनके महल जैसे फार्म हाउस में सैकड़ों घोड़े थे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेसों के चैंपियन थे। और उसके ट्रॉफी रूम में सोने के कपों की कतारें चमकती थीं और दीवारों पर लगी तस्वीरों में अभय शुक्ला महंगे सूट में, हाथ में ट्रॉफी और चेहरे पर विजेता की मुस्कान लिए खड़े थे। जब अभय शुक्ला ने ये घोड़ा खरीदा था तो बेचने वाले ने साफ कहा था, साहब घोड़ा बहुत सुंदर, शक्तिशाली और शाही नस्ल का है। लेकिन फिर वो थोड़ा रुका और गंभीर होकर बोला, लेकिन ये बहुत ज्यादा अड़ियल है, इसे वश में करना थोड़ा मुश्किल होगा। गलत हाथों में पड़ जाए तो जानलेवा भी हो सकता है। अभय ने उसकी बातों पर हल्के में लेते हुए मुस्कुरा दिया, क्योंकि पैसे का घमंड उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। वो सोचते थे कि पैसे से सब कुछ वश में किया जा सकता है। अभय शुक्ला ने अपने महंगे कोट के जेब से पेन निकाला और चेक पर हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने कहा था, अड़ियल घोड़ा कुछ नहीं होता, दरअसल ट्रेनर कमजोर होता है। मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे घोड़े और महंगे ट्रेनर हैं, आप चिंता मत करो, ऐसा बहुत से घोड़े मैंने वश किया है। उस दिन से बादल सिर्फ एक घोड़ा नहीं बल्कि अभय शुक्ला के अहंकार का सवाल बन गया था। दर्जनों ट्रेनर आए और बदले गए। ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका जैसे देशों से विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। सब ने अपने अपने तरीके अपनाए। किसी ने कहा उसे भूखा रखो, चारा मत दो, ताकत कम हो जाएगी तो मान जाएगा। किसी ने कहा सख्त ट्रेनिंग की जरूरत है, लगाम कसनी होगी। तो किसी ने कहा इसे तोड़ना होगा, तभी काबू में आएगा। घोड़े को बांधा गया, सख्त लगाम पहनाई गई और लंबे चाबुकों से ट्रेनिंग शुरू हुई। कभी कभी घोड़े के अस्तबल के पीछे से उसकी चीखें सुनाई देती, जैसे कोई जंगली जानवर अपनी आज़ादी के लिए तड़प रहा हो। लेकिन हर बार नतीजा एक ही होता। जैसे ही अभय शुक्ला घोड़े के पास जाते, बादल की आंखें बदल जाती। वो सिर झटकता, पैर पटकता, और अगर कोई उसकी पीठ पर बैठने की भी कोशिश करता तो घोड़ा ऐसे उछलता कि सवार सीधा जमीन पर जा गिरता। एक बार एक विदेशी अनुभवी ट्रेनर की कॉलर बोन टूट गई, दूसरी बार एक ट्रेनर की हड्डी टूट गई। अभय शुक्ला के लिए ये बहुत बड़ा अपमान था। रेस चैंपियनशिप बहुत करीब था। शुक्ला जी का सपना था कि वो खुद इस घोड़े पर बैठकर रेस जीते। बड़े बड़े कैमरे की फ्लैश चमकेगी, भीड़ उनका नाम लेकर चिल्लाएगी और अखबारों के पहले पन्ने पर उनका नाम आएगा। अरबपति मालिक ने खुद अपने घोड़े पर बैठकर रेस जीते। लेकिन ये सपना हर रोज टूट रहा था। बादल अस्तबल में एक काले तूफान की तरह खड़ा था जो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। उसी अस्तबल में एक लड़का काम करता था, ऋषि, उम्र 13 साल, फटे पुराने कपड़े, नंगे पैर और कंधे पर एक पुराना गंदा गमछा। उसका काम घोड़ों को घास देना, उनकी लीज साफ करना, पानी भरना, अस्तबल में झाड़ू लगाना और कभी कभी घोड़े पर बैठी मक्खियां उड़ाना था। अभय शुक्ला के लिए वो सिर्फ एक छोटू, एक अस्तबल साफ करने वाला था। लेकिन ऋषि ने पहले दिन ही कुछ महसूस कर लिया था। जब भी वो बादल के पास जाता तो दूर से ही उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि दर्द भी दिखाई देता था। एक दिन जब एक घायल ट्रेनर आकर घोड़े पर चिल्ला रहा था, बदमाश जंगली घोड़ा, तो ऋषि अस्तबल के एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। रस्सी पकड़े पकड़े उसकी छोटी मुट्ठियां कस गई थीं। आखिरकार उसने हिम्मत करके अभय शुक्ला से कहा, साहब घोड़ा बुरा नहीं है, उसे कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। अभय शुक्ला जो महंगे जूते, विदेशी घड़ी, ब्रांडेड चश्मा और सूट पहना था, उन्होंने ऋषि को सिर से पांव तक देखा। लड़के का दुबला पतला शरीर, नंगे पैर, फटी कमीज, लेकिन आंखों में हिम्मत और जुनून। तू मुझे घुड़सवारी सिखाएगा? अभय शुक्ला की आवाज में गहरा अपमान था। तेरे बाप दादा ने कभी घोड़ा पाला है क्या भिखारी?
ऋषि चुप हो गया, पर उसने ना तो सिर झुकाया और ना ही कोई जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें बादल पर ही टिकी थीं। ऋषि का अतीत कोई नहीं जानता था। वो सिर्फ अस्तबल का एक आम कर्मचारी नहीं था, वो एक गांव के किसान का बेटा था। उसका गांव शहर से बहुत करीब था, लेकिन जीवन शैली के मामले में बहुत दूर था। मिट्टी का घर, पुराने टिन की छत, छोटा सा आंगन जहां उनकी गाय, बकरी, 2 भैंसें और 3 छोटे छोटे घोड़े थे। उसके पिता घोड़े पालते थे और खेती भी करते थे। वो कहते थे, जानवर को मारकर नहीं, विश्वास से वश में करना होता है। ऋषि ने अपने पिता को देखा था कि कैसे वो घोड़े के पास जाते थे। पहले घोड़े के माथे पर हाथ फेरते थे, फिर धीरे धीरे उसके कान के पास फुसफुसाकर कुछ कहते थे, फिर हल्के से थपथपाकर उसकी पीठ सहलाते, और वो जंगली सा दिखने वाला घोड़ा भी कुछ ही मिनट में शांत हो जाता था और उसकी आंखें विश्वास से भर जाता। ऋषि जानता था कि अगर किसी जानवर की आंखों में डर हो तो वो हमला करेगा, और अगर उसकी आंखों में विश्वास हो तो वो अपनी जान भी दे देगा। लेकिन कुछ साल पहले सूखे की वजह से ऋषि के खेत सूख गए, कर्ज बढ़ गया, फसल बर्बाद हो गई। ऋषि के पिता मंगरू ने शहर के एक महाजन से पैसे उधार लिए, ब्याज बढ़ता गया, घर गिरवी हो गया, और एक दिन मजबूर होकर मंगरू ने शहर के इसी अस्तबल में काम ले लिया। फिर ऋषि भी वहां आ गया। कुछ महीने बाद मंगरू बीमार पड़ गए और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। ऋषि अनाथ हो गया। अस्तबल ही अब उसका घर था। वो दिन में घोड़ों के बीच और रात में अस्तबल के किसी कोने में एक पुरानी चादर ओढ़कर सो जाता था। घोड़ों की सांसों की आवाज, उनके खुरों की टक-टक और कभी-कभी उनकी हिनहिनाहट, यही उसके लिए लोरी का काम करती थी। एक रात जब अस्तबल में सब सो रहे थे, रतन की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। बाहर बूंदा-बूंदी बारिश हो रही थी। अस्तबल की टिन की छत पर बारिश की बूंदें साफ सुनाई दे रही थी। ऋषि से और रहा नहीं गया। वो चुपचाप उठा और नंगे पैर ही अस्तबल में चला आया। अस्तबल में एक हल्की पीली ट्यूबलाइट जल रही थी। रोशनी और अंधेरे का एक अजीब सा मेल था। दुखी बादल कोने वाले बाड़े में खड़ा था। उसकी आंखें तब भी खुली थीं और नथुने फड़क रहे थे। ऋषि धीरे धीरे उसके बाड़े के दरवाजे तक पहुंचा। कोई रस्सी नहीं, कोई चाबुक नहीं, सिर्फ वो और घोड़ा। ऋषि थोड़ी दूर जमीन पर ही बैठ गया और घोड़े की तरफ शांति से देखता रहा। लड़का बोला, डरो मत, जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं, उसने फुसफुसा कर कहा। उसकी आवाज में ऐसी मधुर मिठास थी जो शायद घोड़े के कानों तक पहुंच गई। उसने वही बातें कहीं जो उसके पिता ने सिखाई थीं। तुम्हें दर्द हो रहा है ना? किसी ने बहुत जोर से लगाम बांधी थी। नहीं, तुम बुरे नहीं हो, तुम बस डर गए हो। कुछ देर तक घोड़ा उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन प्यार से नीचे की। ऋषि ने उसके खुर देखे, किनारों पर हल्की सूजन थी। उसकी पीठ पर चमड़े के बेल्ट के चोट के निशान थे। जहां काठी बांधी जाती थी वहां की चमड़ी छिल गई थी। ऋषि ने हाथ नहीं बढ़ाया, बस पास बैठकर बातें करता रहा। ऐसी बातें जो शायद इंसान न समझे, लेकिन एक जानवर जरूर समझता है। जब मुझे कोई मारता है तो मुझे भी डर लगता है, लेकिन अगर कोई प्यार से हाथ रखता है तो मैं उसके साथ चला जाता हूँ। उसने जेब से छोटी सी गुड़ का एक टुकड़ा निकाला और सामने रख दिया। घोड़े ने पहले उसे सूंघा, फिर धीरे से गुड़ खा लिया। उस रात ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ जिसकी कहानी अगले दिन सब सुनाते। बस एक गरीब बच्चा था और एक घोड़ा, लेकिन कुछ बदल जरूर गया था। अगली सुबह जब अभय शुक्ला आए तो उन्होंने ध्यान दिया कि बादल पहले की तरह बेचैन और गुस्से में नहीं था। ना तो वो खुर पटक रहा था, लेकिन पहले की तरह उसके हाव भाव में डर कम और ताकत ज्यादा थी। एक ट्रेनर आंखें मलता हुआ बोला, साहब, कल रात को मैंने देखा था, वो लड़का घोड़े के पास बैठा था। अभय के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। मतलब वो अस्तबल का लड़का? हाँ साहब। अभय के मन में एक साथ गुस्सा और उत्सुकता एक साथ पैदा हुई। उसे बुलाओ। ऋषि को सामने लाया गया। अभय शुक्ला अपना कीमती सिगार हवा में घुमाते हुए बोले, तू तो बड़ा चालाक निकला है ना? ऋषि चुप रहा। कल जो चिल्ला रहा था घोड़े को तकलीफ हो रही है वगैरह वगैरह, अभय शुक्ला ने व्यंग से कहा। फिर अचानक कुछ सोचकर बोले, अगर तू इस घोड़े को कंट्रोल कर लिया तो तुझे। वो कहते कहते रुक गए। ऋषि ने शांति से कहा, साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अभय शुक्ला ने भौएं सिकोड़ी। क्या पैसे नहीं चाहिए? ऋषि ने फिर कहा, बस मुझे 1 महीने का समय दीजिए इस घोड़े के साथ रहने के लिए, और इतना भरोसा दीजिए कि इस बीच कोई इस घोड़े को मारेगा नहीं, बस। अभय शुक्ला ने पहली बार थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने सोचा था कि लड़का लालच में हाँ कह देगा, लेकिन ये तो कोई और ही खेल था। ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन अगर 1 महीने बाद भी ये घोड़ा मुझे अपनी पीठ पर चढ़ने नहीं दिया तो तू इस अस्तबल से निकल हमेशा के लिए निकल जाएगा, समझा? जी साहब, ऋषि ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया। उस 1 महीने में अस्तबल के लोगों ने जो देखा वो कोई महंगा विदेशी ट्रेनर भी नहीं कर पाया था। ऋषि रोज सबसे पहले अस्तबल आता और सबसे आखिर में जाता। वो घोड़े के बाड़े के बाहर ही ज्यादातर समय बिताता। उसने घोड़े को सिर्फ चलाया, दौड़ाया नहीं। उसने उससे बातें की, चिल्लाया नहीं, गुस्सा नहीं किया। जब घोड़ा अकड़ जाता या कान पीछे की तरफ ले जाता तो ऋषि तुरंत दूरी बना लेता।
वो उसके खुर साफ करता, उन पर तेल लगाता, उसे पानी पिलाता और कभी कभी थोड़ा ज्यादा गुड़ दे देता। जब कोई ट्रेनर जरा जोर से लगाम पहनाने जाता तो ऋषि बीच में आकर नर्म आवाज में कहता, धीरे, उसे लगेगी। शुरू में कई लोगों ने ऋषि का मजाक उड़ाया, जानवर है वो, बच्चा नहीं, इतना दुलार दोगे तो सिर पर चढ़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए घोड़े की आंखों में बदलाव आने लगा। पहले अभय शुक्ला के अस्तबल में आते ही बादल भड़क जाता था, अब वो सतर्क होता था लेकिन पागल नहीं होता था। ऋषि उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो गया था। आखिरकार उस महीने के आखिरी दिन था कि सुबह अस्तबल के बाहर हल्का कोहरा था। ऋषि बाड़े के अंदर घोड़े के बिल्कुल पास खड़ा था। बाकी लोग थोड़ी दूर बाड़ के पास खड़े तमाशा देख रहे थे। अभय शुक्ला दरवाजे पर हाथ बांधे चश्मा पहने खड़े थे। ने कुछ कहे बिना बस घोड़े की गर्दन सहलाई। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। घोड़े ने अपनी गर्दन घुमाई और दांतों से ऋषि की कमीज धीरे से पकड़कर ऊपर की ओर खींचा, मानो कह रहा हो, आजा, बैठ जा। ऋषि एक पल के लिए ठहर गया, फिर एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। उसने धीरे धीरे बिना किसी जल्दबाजी के घोड़े की पीठ पर छलांग लगाई। कोई काठी नहीं, कोई लगाम नहीं, बस नंगी पीठ पर एक लड़का घोड़े की गर्म चमड़ी पर बैठा था। पूरा अस्तबल सन्न होकर रह गया। किसी के हाथ से बाल्टी छूट गई तो किसी के मुंह से निकला, हे भगवान। बादल ने एक बार गर्दन झटकी और फिर दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसकी दौड़ हिंसक नहीं बल्कि नियंत्रित थी, जो ऋषि के सेवा का नतीजा था। वो अस्तबल की सीमा के अंदर गोल गोल घूम रहा था। ऋषि उसकी पीठ पर आराम से बैठा था, बिना किसी डर या चिंता के। वो बस कह रहा था, शाबाश, धीरे, अच्छा दोस्त, धीरे। घोड़ा जैसे उसकी हर बात सुन रहा था। अभय शुक्ला के हाथ सचमुच कांप रहे थे। उन्हें पहली बार समझ आया कि इतने करोड़ रुपए खर्च करके, इतने ट्रेनर बुलाकर और इतनी मार पिटाई के बाद भी जिस चीज ने घोड़े को वश में ना किया था वो था विश्वास। उन्होंने धीरे से पूछा, तूने ये कैसे किया? ऋषि घोड़े से उतरा और उसकी गर्दन थपथपाई। फिर अभय शुक्ला की ओर देखकर बोला, मैंने बस उसकी बात सुनी। मैंने ये समझा कि उसे तकलीफ कहाँ हो रही है। मैंने उस पर जोर नहीं डाला बल्कि इंतजार किया, जब तक कि उसने खुद मुझे स्वीकार नहीं कर लिया। अभय शुक्ला पहली बार अपने अहंकार को अलग कर बोले, क्या तू मुझे सिखा सकता है? ऋष ने सिर हिलाया, साहब, उसे एक हफ्ता दीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए, उसके साथ भावनाओं से जुड़िए। अभय शुक्ला हंसना चाहते थे लेकिन हंस नहीं पाए, क्योंकि जो काम उनके लाखों रुपए नहीं कर पाए वो इस लड़के की भावनाओं ने कर दिखाया था। अगले कुछ दिनों तक ऋषि ने सिर्फ घोड़े के साथ ही नहीं बल्कि अभय शुक्ला के साथ भी काम करना शुरू किया। अभय शुक्ला ने पहली बार अपना महंगा सूट छोड़कर साधारण टी शर्ट पहनकर अस्तबल में समय बिताया। उन्होंने बादल के माथे पर हाथ फेरकर पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें सिर्फ एक ट्रॉफी के रूप में देखा। ऋषि ने उन्हें बताया, सर, जब आप उसके पास जाते हैं तो आपका डर, आपका अहंकार, वो सब महसूस कर सकता है। आप उसे जितना जीतने की कोशिश करेंगे वो उतना ही आपसे दूर भागेगा। उसे अपना साथी बनाइए, वो खुद आपको जिताने में मदद करेगा। धीरे धीरे बादल अभय शुक्ला को स्वीकार करने लगा और रेस के दिन आ गया, ग्रैंड रेस का दिन। स्टेडियम में कई हजारों लोग, बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स, चारों तरफ चकाचौंध, रोशनी और उत्साह। बीच के बाड़े में बादल खड़ा था, उसके चमकदार काले शरीर पर चमचमाती काठी और पैरों में पॉलिश की हुई नाल। उसकी आंखों में पुराना जंगलीपन नहीं बल्कि एक दमदार ऊर्जा थी। अभय शुक्ला ने पहली बार अपने किसी घोड़े पर सवारी करने जा रहे थे। स्टार्टर के संकेत मिलते ही गेट खुला और घोड़े बिजली की रफ्तार से निकल पड़े। भीड़ चिल्ला उठी, कमेंटेटर की आवाज गूंजी, और ये रहे हमारे राइडर्स। बाईं ओर से तीसरे नंबर पर बादल, जिस पर खुद मालिक मिस्टर अभय शुक्ला सवार हैं। पहले लैप में बादल बीच में था, दूसरे लैप में वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, तीसरे लैप में उसने एक एक करके सबको पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। फिनिश लाइन से ठीक 50 मीटर पहले अभय ने लगाम हल्की सी ढीली की। बादल ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई और सबसे आगे निकल गया। पहले नंबर पर फिनिश लाइन पार कर गया। फिनिश लाइन पार करते ही पूरे स्टेडियम तालियों और सीटियों से गूंज उठा। अभय शुक्ला की आंखें नम हो गई थीं। जब वो अस्तबल लौटे तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि घोड़े से उतरकर बादल के साथ चलते हुए ऋषि के पास आए। उन्होंने अपने रेसिंग कपड़े और दस्ताने उतारे और हाथ जोड़कर ऋषि की ओर देखा। आज जो ट्रॉफी मुझे मिली है उसका हकदार तुम हो, उन्होंने कहा। फिर धीरे से बोले,
तूने मुझे नहीं बल्कि मुझे खुद को वश में करना सिखाया है। रतन मुस्कुराया। फिर उसने वही बात कही जो पहले दिन कही थी। साहब, घोड़ा बुरा नहीं था, बस उसे किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। अरिंदम ने जेब से एक लिफाफा निकाला। ये 1 करोड़ का चेक नहीं है, वो हंसते हुए बोले, लेकिन ये तेरी पढ़ाई, तेरे गांव और तेरे भविष्य के लिए है। और ये अस्तबल अब सिर्फ मेरा नहीं, तेरा भी है। कुछ चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। चाहे जानवर हो या इंसान, उन्हें समझना पड़ता है, उनकी बात सुननी पड़ती है और उनके दर्द को पहचानना पड़ता है। जो कार्य सालों से बड़े बड़े ट्रेनर नहीं कर पाए, वो 13 साल के एक छोटे लड़के ने कर दिखाया, जिसे सब गरीब का बेटा कहकर बुलाते थे। जिस लड़के को सबने नज़रअंदाज किया था, उसी लड़के ने 1 करोड़पति का सपना पूरा कर दिया। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत सबसे छोटे हाथों में छिपी होती है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कहां से हो कमेंट में लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।